everyone, welcome to the official YouTube platform of Law Prep Tutorial. I am your law mentor Dimple Parekh and जब हमने मार्च मंथ के करंट लीगल अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए थे तो आपने कहा था कि मैम ऐसे ही हर मंथ के भी हमें चाहिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मार्च तो मैंने आपको बता दिया है बैकलॉग क्लियर करने के लिए, क्यों ना थोड़ा सा रिसेंट वाला भी देख ले। एंड एज अ रिजल्ट आज मैं आपके लिए टॉप 5 जजमेंट्स लेकर आई हूँ फ्रॉम द मंथ ऑफ जून। क्या ये पूरा का पूरा एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं? नहीं। अगर आप चाहते हो कि हम करें तो आपको मुझे कमेंट करके बोलना होगा, बताना होगा कि मैम यस हमें एनालिसिस वीडियो चाहिए इन डेप्थ, तभी वो वीडियो आएगी। तो आप कमेंट जरूर से करना, सेशन को लाइक भी जरूर से करना। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट, इट इज अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। मैं बताऊं या ना बताऊं, आपने ये पढ़ा जरूर होगा, नार्को एनालिसिस टेस्ट। इसके ऊपर पहले भी जजमेंट्स आए हैं, हमने देखे हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स है। बट अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है ना कि इवन दो देयर इज अ पर्सन जो बोल रहा है कि ठीक है मेरा नार्को एनालिसिस टेस्ट कर लो, बट क्या उसके बोलने पे ही कर सकते हैं? क्या बेल एक ऐसी स्टेज है जहां पर नार्को एनालिसिस हो सकता है? तो इन सभी चीजों को लेके बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस केस में हुई है, आपको डेफिनेटली पढ़ लेना है। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इंपॉर्टेंट है एंड डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो रिलेट कर सकते हैं हम इस पर्टिकुलर जजमेंट से। तो ये आपको 100% इन डेप्थ पढ़ना है। इफ यू वांट, मैं एनालिसिस वीडियो आपके लेकर आऊंगी, कमेंट करके जरूर से बताना आप मुझे, ठीक है। सो नाउ बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या कि पहले हमें ये बताया गया कि ठीक है नार्को एनालिसिस टेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ वॉलंटरीली ही होना चाहिए। कल को अगर मैं मना कर देती हूँ कि नहीं मुझे नार्को एनालिसिस नहीं करवाना है तो कोई मुझे जबरदस्ती नहीं कर सकता है, बिकॉज अगेन आर्टिकल 20 में हम पढ़ते हैं राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। हम किसी पर्सन को मजबूर नहीं कर सकते हैं कुछ ऐसा बोलने से, कोई ऐसा विटनेस देने से, टेस्टामेंट देने से जिससे कि वो पर्सन खुद ही एक तरीके से गलत साबित हो जाए इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, और कन्विक्ट हो जाए। ऐसा नहीं हम वहां पर किसी पर्सन को बोल सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। एंड ऑल्सो उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने हाँ बोल भी दिया तो क्या मेरे हाँ बोलने से कुछ होगा? नहीं, हमें कोर्ट का अप्रूवल भी साथ में चाहिए होगा। अब अगर कोर्ट ने अप्रूव कर ही दिया है तो क्या वो बेल जैसा स्टेज पे कर सकते हैं? नहीं, प्रॉपर स्टेज होती है जहां पर हमें एविडेंसेस देने होते हैं, हम तभी इसके लिए अलाउ कर सकते हैं, यानी कि कोर्ट तभी अलाउ कर सकती है। बट नाउ द पॉइंट हियर इज दैट कि चलो ठीक है मैंने हाँ भी कर दिया, कोर्ट ने भी अप्रूव कर दिया, सही स्टेज भी था। अब अगर नार्को एनालिसिस मेरा हो जाता है, मैंने कुछ कह दिया, तो क्या वो कहना ही एविडेंस की तरह वर्क करेगा? क्या उसके सोल बेसिस पे मुझे कन्विक्ट ठहराया जा सकता है? नहीं, हमें रिक्वायरमेंट होगी अदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की, कोरैबोरेटिव एविडेंसेस की। मैंने नार्को एनालिसिस करते जब मेरे साथ हो रहा था, मैंने ये कह दिया कि हाँ मैंने मर्डर किया है और इसका वेपन मैंने अपने गार्डन में छुपा दिया है। अब जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस पहुंची गार्डन में, तब उनको वही एग्जैक्ट लोकेशन पे मर्डर वेपन मिल गया। तो अब इसको यूज किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में मुझे कन्विक्ट करने के लिए। आई बिलीव इट इज क्लियर नाउ। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, मैं आपको वापस बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हमने हमेशा आर्टिकल 19 में पढ़ा है कि हम जिस भी बिजनेस को, जॉब को, ऑक्यूपेशन को करना चाहते हैं कर सकते हैं प्रैक्टिस, हमें कोई रोक नहीं सकता है, या कोई हमें बताने नहीं आता है, स्टेट हमें बताने नहीं आती है कि आपको यही जॉब करनी है, आपको यही बिजनेस करना है, आपको यही ऑक्यूपेशन करना चाहिए। नो, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, ये फ्रीडम है हमारे पास। बट अब इस मैटर में होता क्या है कि कंपनी होती है वो बोलती है कि भाई हमें बंद होना है, वी हैव टू शट इट डाउन। बट जो वर्कर्स हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, और जहां वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं बोलने के लिए कि हमें बंद करनी है, वो भी मना कर देते हैं कि नहीं नहीं वर्कर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप इस तरीके से मना नहीं कर सकते हो। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास गया, उन्होंने साफ साफ कहा कि जैसे आर्टिकल 19 के अंदर ये होता है कि आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, वैसे ही ये आपकी फंडामेंटल राइट है कि आप किसी बिजनेस को शट डाउन भी कर सकते हो। बट यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके ऊपर 5000 या फिर 10,000 वर्कर्स थे जो कि डिपेंडेंट थे, आपने उनको पैसा भी नहीं दिया, अचानक से आप बंद करके आ रहे हो। नहीं, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है। बट जहां पर सब कुछ क्लियर है, ठीक है, उन सारे ग्राउंड्स पे आप क्या कर सकते हो, ये आपकी फंडामेंटल राइट है कि अंडर आर्टिकल 19 यू हैव द राइट टू शट डाउन योर बिजनेस एज वेल। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अश्विन कुमार गोविंद भाई प्रजापति वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। अब यहां पर हो जाता है सॉरी, एडवोकेट वर्सेस पुलिस। आई एम वर्किंग फॉर माई क्लाइंट एज एन एडवोकेट, एक एडवोकेट की हैसियत से मैं अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसको एडवाइस दे रही हूँ। ऑल ऑफ अ सडन पुलिस मुझे बुलाती है, बोलती है कि कुछ फैक्ट्स क्लियर नहीं है, तुम आके फैक्ट्स वगैरह क्लियर कर दो, मुझे समन किया जाता है। क्या ये ब्रीच नहीं होगा उस रिलेशन का जो कि एक एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में है? इसको तो इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको अब हम क्या बोलते हैं, किसने रिप्लेस किया है, कमेंट करके बताना, वो भी बोलता है कि ये ब्रीच नहीं हो सकता है। हाँ, अगर आपको पता चलता है कि एडवोकेट और क्लाइंट दोनों साथ में आ गए हैं, उसके बाद में कोई इलीगल अनलॉफुल एक्ट किया जा रहा है, तब तो आप फिर भी ठीक है बुला सकते हो। बट इस तरीके से जब एडवोकेट सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्विस दे रहा है क्लाइंट को, आप उसको समन करके नहीं बुला सकते हो। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, आपको पढ़ लेना है। मैं आपको बताया था टॉप 5 लेकर आई हूं और सारे ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Then the next one is Pintu Chaudhary versus Union of India. Now again it is very important because ये related है to Article 12 of the Indian Constitution जो define करता है state को। अब होता क्या है यहाँ पर कि एक पर्सन होते हैं नेम्ड पिंटू, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे होते हैं, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको एड करती है, फंड करती है त्रिपुरा की स्टेट गवर्नमेंट। और इसके बाद ये कहीं और अप्लाई करने जाते हैं किसी और इंस्टीट्यूशन में, और ये जो इंस्टीट्यूशन जहां ये अप्लाई करने जाते हैं ये होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन। यानी कि पहले थे स्टेट पे, अब अप्लाई करने जा रहे हैं सेंट्रल पे, और ये यहाँ पर इस बेसिस पे अप्लाई करते हैं कि प्रीवियसली आई वाज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब पॉइंट ये आया कि अगर सोनली इस बेसिस पे इनका सिलेक्शन हुआ है डिपार्टमेंट में कि पहले भी मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, तो ये गलत है। और कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अगर कोई पर्सन इस तरीके से किसी सोसाइटी में वर्क कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, इवन दो उसको स्टेट एड कर रही थी, फंड कर रही थी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। नाउ कमिंग टू आई थिंक द लास्ट वन, यस, बालाजी ट्रेडर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटॉर्शन के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, और एक्सटॉर्शन में एक इंपॉर्टेंट टर्म हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, वो है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस। बट अब यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा है, एंड यस क्वेश्चन यहां से आ सकता है, ठीक है। तो यहां पर अब कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि हमें ये लग रहा है कि कोर्ट ने ऐसा कहा है कि एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कमिट होने के लिए डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इट इज नॉट सो। एक्सटॉर्शन के को लेकर बहुत सारे प्रोविजंस है भारतीय न्याय संहिता में, या दी अर्लियर वन इंडियन पीनल कोड में बहुत सारे प्रोविजंस है। कुछ प्रोविजंस जो है वो हमें सिर्फ ये बताते हैं कि एक्सटॉर्शन के केस में लोग क्या क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को डराना, धमकाना, उसको जान से मार देने की धमकी देना, ग्रीवियसली हर्ट करना, उसको बोलना कि भाई अब तो तुम्हारा खेल खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि ये जो एक्सटॉर्शन वाला प्रोविजन है इससे हटके जो उसके प्री रिक्विजिट्स है which has to be followed in order to commit extortion, उसमें डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको और एक्सप्लेन करूं, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। एंड यस दैट इज ऑल अबाउट इट। ऑल्सो एक और जरिया मैं आपको बताती हूँ जिससे कि आप इन सबको इन डेप्थ पढ़ सकते हो, और वो है मॉक टेस्ट। अब आपको लगेगा कि मॉक टेस्ट के साथ कैसे हम ये सब कुछ पढ़ सकते हैं, बिकॉज अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाते हैं लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के, और इन मॉक टेस्ट पे आप एनरोल करते हैं, किसी भी मॉक टेस्ट में कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन यू आपको कितने मॉक टेस्ट चाहिए, 5 चाहिए, 15 चाहिए, 25 चाहिए, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। इसके साथ आपको मिलेगी हर मंथ की, जनवरी से लेकर के लास्ट मंथ जो भी आपका होगा वहां तक की आपको जजमेंट एक्सप्रेस मिलेगी, जिसमें ये सारे जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं एंड इससे ज्यादा ही यानी कि एक्स्ट्रा आपको मिलने वाले हैं टॉपिक्स, वो भी इन डेप्थ पूरा आपको बताया जाएगा। इस केस के फैक्ट्स क्या थे, कोर्ट के सामने इशू क्या गया, की लीगल प्रोविजंस क्या थे इसमें,
इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को एक्सप्लेन किया हुआ होगा एंड कंक्लूजन बताया हुआ होगा. So yes, that is all about it. Thank you so much. I will see you all in the next session.